Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे आज हम दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 3 है ये, और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने मिस किया है तो ऊपर आई बटन में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। इसके लिए हमने इसे अलग अलग सब सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि जब भी आप पढ़ें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, भारत ने इनमें से किस वर्ष तक जीरो रोड एक्सीडेंट फेटेलिटीज का टारगेट रखा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज वर्ष 2030 तक। नितिन गडकरी ने 13 अगस्त को ये अनाउंसमेंट की है कि भारत ने टारगेट रखा है कि वर्ष 2030 तक भारत में जीरो रोड एक्सीडेंट फेटेलिटीज़ होंगे, और इसके लिए उन्होंने एक रोड सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है और 21,000 किलोमीटर के रोड लेंथ का ऑलरेडी मुआयना किया गया है, और इसमें 3,000 किलोमीटर के रोड लेंथ पर ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल काम चालू है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चालू है। और भारत में इसकी सहायता के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए ईच भारत को अलॉट किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को अपना कौन सा भाषण दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने डिलीवर की है इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने अनाउंस किया है कि एक नई नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020 इंट्रोड्यूस की जाएगी। ये किस एजेंसी के अंडर होगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंदर होगी हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2019 में इजराइल का एक साइबर फर्म जिसका नाम है NSO ग्रुप, उन्होंने इंडियन का व्हाट्सएप हैक कर लिया था, और उसके बाद से भारत कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल स्नैग्स हैं हमारी करंट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में उसे अपग्रेड किया जाए, उसे चेंज किया जाए। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, वन इंडिया वन एग्रीकल्चरल मार्केट जो कि हमारे किसानों के लिए क्रिएट किया जाएगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करेंगे वन इंडिया वन एग्रीकल्चरल मार्केट का। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हमारे किसान हैं वो अपने डोमेस्टिक रीजन में या फिर रजिस्टर्ड मंडीज़ में ही खाली अपने प्रोड्यूस को बेचते हैं, और इससे पूरा इंडिया उनका मार्केट हो जाएगा, और इसमें वो रजिस्टर्ड मंडीज़ के अलावा भी अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं और इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसी के लिए हमारी भारतीय सरकार ने किसान रेल भी लॉन्च किया है, जिसके तहत जो उनका प्रोड्यूस है वो अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाएगा किसान रेल के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है येलो चेन लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, नागालैंड। नागालैंड की सरकार ने 15 अगस्त को एक सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है येलो चेन, और इससे जो नागालैंड के नेटिव लोग हैं उनका जो कस्टमर बेस है उसे एक्सपैंड किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को लॉन्च किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, न्यू दिल्ली। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। इस एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग मॉड्यूल्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी। 60 मिनट की ये ऑनलाइन टोल फ्री ट्रेनिंग होगी। जस्ट अ मिनट मैं आपके लिए लिख देती हूँ। और ये IVR बेस्ड होगी। इसमें जो भी हमारे स्वच्छ ग्रहीज है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कैसे भारत को और ओपन डेफिकेशन फ्री बना सके और कैसे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कर सके बेहतर रूप में।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, हम हाल ही में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किस एक्ट के अधिनियम के तहत बेटियों को संपत्ति के अधिकार पर निर्णय लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट लिया है कि बेटियों का अब माता पिता के प्रॉपर्टी पर बराबरी का अधिकार होगा और इसका जो इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस संस्था ने हाल ही में 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट जिसका नाम है निर्माण श्री लॉन्च किया है महाराष्ट्र और उड़ीसा में, जिसके तहत महिलाओं को हाउसिंग सेक्टर में कौशल प्रदान किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्माण श्री, और ये महाराष्ट्र और उड़ीसा के 4 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। इनका जो फर्स्ट फेज होगा इसमें 3000 महिलाओं को वो कौशल सिखाएंगे इन हाउसिंग सेक्टर, जैसे कि प्लम्बिंग एक्टिविटीज़ और मेसनरी, ताकि इससे विमेन एम्पावरमेंट हो। और उनका ऐसा मानना है कि इसके बाद लगभग 2 लाख फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से ज़िलों में कराया जाएगा। तो महाराष्ट्र के बीड और उस्मानाबाद ज़िला में इसे कराया जाएगा, और उड़ीसा के ढेंकानाल और जजपुर डिस्ट्रिक्ट में इसे प्राइमरी तौर पर लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में सेलर ड्रिवन इतना आसान है कैंपेन लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, अमेजॉन। हाल ही में अमेजॉन ने एक सेलर ड्रिवन कैंपेन जिसका नाम है इतना आसान है लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी हमारे ऑफलाइन शॉप ओनर्स या सेलर्स हैं उन्हें वो एनकरेज करेंगे कि वो अमेजॉन पर खुद को रजिस्टर करें और अपने प्रोडक्ट्स अमेजॉन के माध्यम से सेल करें। इससे जो उनका कस्टमर बेस है उसे एक्सपैंड किया जाएगा और उन्हें डिजिटल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 एड्स भी जारी किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पढ़ाई तुहर पाड़ा नाम की स्कीम लॉन्च की है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पढ़ाई तुहर पाड़ा नाम की स्कीम लॉन्च की है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। इसके तहत जो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लोकेलिटी में ही पढ़ाई कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी की मदद से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किस राज्य में भारतीय रेलवे का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल का निर्माण किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, मणिपुर। मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया गया है बाय दी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 141 मीटर्स। इसके बाद इन्होंने एक्सीड कर दिया है जो यूरोप के मॉन्टेनीग्रो में है जो घाटपुर, उसकी लंबाई थी 139 मीटर्स, और ये जो 141 मीटर का जो घाटपुल है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है नदी इजाई के ऊपर जो कि नौनी के पास है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम के ऊपर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। लिख देती हूँ आपके लिए। ये उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मंडुआदिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाएगा और इसकी मंजूरी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मंडुआदी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन, और इसी के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को NOC ऑलरेडी दे दी है इन द मंथ ऑफ मार्च।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, हाल ही में हमारे कैबिनेट ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का निर्माण करने की मंजूरी दी है जो कि कंडक्ट करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो स्कोर्स है वो कितने वर्षों के लिए वैलिड रहेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, 3 ईयर्स तक वैलिड रहेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट्स। तो चलिए एक बार वापस से सही ढंग से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 20 एजेंसीज रजिस्टर्ड है हमारी केंद्रीय सरकार के अंडर में, और हाल ही में उन्होंने 3 एजेंसीज को मर्ज करने का निर्णय लिया है। इनके सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से होंगे, लेकिन जो टायर 2 और टायर 3 एग्जाम्स है वो ये अलग अलग ही लेंगी। ये जो 3 एजेंसीज हैं वो अलग अलग ही कंडक्ट करेंगी इनके टायर 2 और टायर 3 एग्जामिनेशंस। इन एजेंसीज के नाम है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। और इसका जो स्कोर होगा वो 3 वर्षों के लिए वैलिड होगा, और ये सब कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होंगे, और हर ज़िले में कम से कम एक एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर होगा। इससे लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, हाल ही में नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है और उनका अनुमान लगाए तो भारत की पॉपुलेशन इनमें से किस वर्ष तक ज़्यादा फेमिनिन होगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 2036 तक भारत की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा फेमिनिन होगी एज कंपेयर्ड टू द करंट टाइम। सॉरी, तो ये इन्होंने 25 साल का ब्यौरा दिया है, यानी कि वर्ष 2011 से वर्ष 2036 तक, और एट प्रेजेंट यानी कि 2011 का डेटा माने तो 1000 मेल पर 943 फीमेल्स है, जो बढ़ करके 2036 तक हो जाएंगी टू 957। चलिए बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। 16वां सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में 3 मिलियन पाउंड का एक इनोवेटिव चैलेंज फंड भारत में लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं उन्हें एकेडमी और इंडस्ट्री में सपोर्ट किया जाएगा, जिसके तहत वो कोविड-19 महामारी से और हमारे पर्यावरण चेंज से लड़ सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूके ने एक 3 मिलियन पाउंड का इनोवेटिव चैलेंज फंड भारत में लॉन्च किया है, जिसके तहत हमारे वैज्ञानिकों को एकेडमी और इंडस्ट्री में सपोर्ट किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने लास्ट डेट रखा था इन रिपोर्ट्स का फॉर 31 अगस्त 2020। और इसमें जो AI क्लस्टर के लोग हैं फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, उनको इनवाइट किया है कि वो आगे आके अपनी रिपोर्ट, अपनी रिसर्च सबमिट करें और हमारे साइंटिस्ट को हेल्प करें। बढ़ते हैं आगे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, इनमें से किस देश के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने शांति समझौते जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए और फुल्ली डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश करने की सहमति जताई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, इजराइल। इजराइल और यूएई ने शांति समझौता जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड साइन करने का निर्णय लिया है और आपस में फुल डिप्लोमेटिक टाइज भी इस्टेब्लिश करेंगे। ये हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएटर बन के इन दोनों देशों की जो प्रॉब्लम्स है उसे सुलझाया। इसके बाद यूएई पहला ऐसा देश है गल्फ अरब में जिसके इजराइल के साथ टाइज है, और दूसरा आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन जिसके डिप्लोमेटिक टाइज रहेंगे इजराइल के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल, इनमें से किसने 5वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट अटेंड किया है भारत से? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, ओम बिरला। भारत से ओम बिरला ने अटेंड किया है 5वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। और चलिए बात कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने यूनाइटेड नेशंस की मदद से। तो अब बात करते हैं इनका थीम क्या है। इनका थीम
यानी कि 2020 का जो थीम था वो था पार्लियामेंट्री लीडरशिप, लिख देती हूँ मैं आपके लिए, फॉर मोर इफेक्टिव multilateralism that delivers peace and sustainable development for the people and planet। तो ये इनका थीम इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष का इनका थीम क्या था। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू 19th क्वेश्चन। लुइस रोडोल्फो अभिनंदन ने इनमें से किस देश के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में लुइस रोडोल्फो अभिनंदन ने शपथ ली है और वो सक्सीड करेंगे डैनिलो मेडिना को, जो कि लिबरेशन पार्टी से बिलोंग करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल, हाल ही में ये किताब जिसका नाम है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, माइकल डी कोहन इस किताब के लेखक है और ये किताब पब्लिश की जाएगी बाय स्काई हॉर्स पब्लिशिंग। स्काई हॉर्स पब्लिशिंग, और इसकी जो रिलीज डेट है वो है 8 सितंबर 2020। चलिए बढ़ते हैं आगे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ ने हाल ही में सर्वशार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 का 2nd एडिशन रिलीज किया है, तो इसमें भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 57th है भारत की रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 और टोटल 85 नेशन थे। 5 पैरामीटर्स पे इन्होंने जज किया था अलग अलग नेशंस को, और इसमें भारत की रैंकिंग थी 57 नंबर पर, और भारत का जो स्कोर था वो था 0.5 इंडेक्स पॉइंट, और टॉप इसमें किया है डेनमार्क में जिसका स्कोर था 0.79। चलिए बढ़ते हैं आगे 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल, केत रोली इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं फॉर द 2nd कॉन्जिक्यूटिव टर्म? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के 2nd कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए केत रोली ने शपथ ली है एज द प्राइम मिनिस्टर, और ये इवेंट हुआ था 19 अगस्त को। चलिए बढ़ते हैं आगे बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। 23वां सवाल, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने कितना अमाउंट एस्टिमेट किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज डी, 42,068 करोड़ रुपीस। आई थिंक कुछ मिस्टेक है इसमें, द अमाउंट इज 42,068 करोड़ रुपीस हमारी केंद्रीय सरकार ने एलोकेट किया है फॉर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। इससे जो 8 लाख किलोमीटर का जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसे कनेक्ट किया जाएगा, और इससे लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा, और इसकी कॉस्टिंग है 42,068 करोड़ रुपीस, जो कि आती है $6.2 बिलियन। इसके बाद जो पूरे देश में कनेक्टिविटी की इश्यूज है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे 24वें सवाल की तरफ। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है शास्त्र बलों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने शास्त्र बलों के लिए अपना वन ऑफ इट्स काइंड कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है शौर्य केजीसी कार्ड। ये काफ़ी सिमिलर है टू द किसान क्रेडिट कार्ड, लेकिन जो नॉर्मल कार्ड रहते हैं उसकी जो लाइफ कवर इंश्योरेंस रहती है वो 2 लाख रुपए है, लेकिन शौर्य केजीसी कार्ड की जो लाइफ कवर बेनिफिट है वो 10 लाख रुपए है, और उनका ऐसा मानना है कि इससे 45 लाख आर्म्ड फोर्सेस को फ़ायदा होगा, आर्मी पर्सनल को फ़ायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI के सेंट्रल बोर्ड जो कि हेड कर रहे हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के डिविडेंड के लिए इनमें से कितनी धनराशि एलोकेट की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई,
57,128 करोड़ की मंजूरी दी है शक्तिकांता दास ने। 13 अगस्त को ये मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस साल डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा 57,128 करोड़। और इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है उन्होंने जो कंटिजेंसी रिस्क बफर है वो मेंटेन किया है एट 5.5%। चलिए बढ़ते हैं आगे 27वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को एनकरेज करने के लिए डिजिटल अपनाए कैंपेन लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को एनकरेज करने के लिए डिजिटल अपनाए कैंपेन लॉन्च किया है। इससे जो भी उनके कस्टमर्स हैं जब भी वो अपना रुपए डेबिट कार्ड फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, चाहे वो POS पे हो या फिर कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हो, उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक हर ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपये ट्रांसफ़र करेगी टू PM केयर्स फंड। और ये स्कीम वैलिड रहेगी टिल 31 मार्च 2021। चलिए बढ़ते हैं आगे 28वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने $1 बिलियन का लोन अप्रूव किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन का लोन अप्रूव किया है जिसके तहत दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। और ये जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है ये 4 भाग में सैंक्शन किया जाएगा वर्ष 2020 से वर्ष 2025 के बीच में। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्टिंग है $3.94 बिलियन। इसके अलावा भारत भी कंट्रीब्यूट करेगी $1.89 बिलियन। चलिए बढ़ते हैं आगे। IPL 2020 के जो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स है वो Dream11 ने कितनी धनराशि में खरीदे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 222 करोड़ में Dream11 ने IPL के 2020 टाइटल के स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल का जो IPL है वो UAE में होगा फ्रॉम 19 सितंबर। और जो फ़ोन मेकर है वीवो, उन्होंने इस साल बैकआउट कर दिया है, तो 4.5 महीने जो ये IPL चलेगा उसके स्पॉन्सरशिप राइट्स रहेंगे Dream11 के पास। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 30वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च की है जिसके तहत वो 40,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे अगले 5 वर्षों में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च की है जिसके तहत वो 40,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे अगले 5 वर्षों में। और इसमें उत्तर प्रदेश के 2 राज्य जो कि है बुंदेलखंड और पूर्वांचल, उसे डेवलप किया जाएगा। और वो इन 2 राज्यों को और उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब्स बनाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 31वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। चलिए बात कर लेते हैं इस पॉलिसी के बारे में। ये जो पॉलिसी लॉन्च की गई है ये थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल पॉलिसीज़ बिकॉज ये आप किसी गिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इसे खुद के लिए खरीदना ज़रूरी नहीं है, इसे आप किसी और को गिफ्ट कर सकते हैं। इसकी 2 ही क्राइटेरिया हैं। पहला कि जिसे भी आप गिफ्ट करें उनकी आयु 18 से 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और दूसरा ये वैलिड रहेगा ओनली फॉर 1 ईयर। और इसके जो प्रीमियम्स है वो काफ़ी नॉमिनल है, एकदम शगुन के अमाउंट जैसे कि 501, 1001 एंड 2001। ये जो पर्सनल एक्सीडेंट है उसे कवर करेगा। पर्सनल एक्सीडेंट से रिलेटेड चाहे टोटल डिसेबिलिटी हो, टेम्पररी डिसेबिलिटी हो या पार्शियल डिसेबिलिटी हो, इन सब को वो कवर करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने इनमें से किस स्टार्टअप में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है 620 करोड़ के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, नेटमेट्स। नेटमेट्स में रिलायंस रिटेल ने 620 करोड़ के लिए मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है।
तो चलिए बात कर लेते हैं डिटेल्स में इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, नेटमेट्स कलेक्टिवली कहा जाता है विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और उनकी सब्सिडियरीज को। विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई बेस्ड कंपनी है और इसके 3 सब्सिडियरीज हैं जिन्हें कलेक्टिवली नेटमेट्स कहा जाता है, और इसमें उनकी 60% होल्डिंग होगी टू विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और 100% डायरेक्ट इक्विटी ओनरशिप होगी उनकी सब्सिडियरीज को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 33वें क्वेश्चन की तरफ। नैस्कॉम की रिपोर्ट की माने तो डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष 2025 तक कितने अमाउंट कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टू द इंडियन इकोनॉमी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज $500 बिलियन कंट्रीब्यूट कर पाएगी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनका ऐसा मानना है कि वर्ष 2025 तक ये हो जाएगा टू 10% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। तो ये काफ़ी वैल्यू ऐड करने के पोटेंशियल में है, और ये मेनली 3 सेक्टर्स से आएगा। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है रिटेल और तीसरा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की तरफ। 34वां सवाल, इनमें से किसे गो एयर के सीईओ के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, कौशिक खोना को चुना गया है एज द न्यू सीईओ ऑफ गो एयर, और वो रिप्लेस करेंगे विनय दुबे को जिन्होंने चार्ज लिया था इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। चलिए बढ़ते हैं आगे 35वें क्वेश्चन की तरफ। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को चुना गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। राकेश अस्थाना गुजरात केडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और उनकी अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगी टिल 31 जुलाई 2021 फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे 36वें क्वेश्चन की तरफ। मेघालय के नए गवर्नर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को चुना गया है एज द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय। और इसके अलावा सत्यपाल मलिक इससे पहले गोवा के गवर्नर थे, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है टू मेघालय, और उनकी जगह पर जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें गोवा का एडिशनल चार्ज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे 37वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बोकबर केता ने हाल ही में सैन्य विद्रोह के बाद रेजिग्नेशन दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बोकबर केता ने सैन्य विद्रोह के बाद 18 अगस्त को अपना इस्तीफा सबमिट किया है। उन्हें और प्रधानमंत्री और बाकी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं माली के, उन्हें गन पॉइंट पर बंदी बना लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे 38वें क्वेश्चन की तरफ। डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी को चुना गया है एज द एमडी एंड द हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीबीएस बैंक इंडिया। इससे पहले वो सर्व कर रहे थे एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। बढ़ते हैं आगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के सीईओ के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, रितेश शुक्ला। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपॉइंट किया है रितेश शुक्ला को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनआईपीएल, और इनका मेजर काम यही होगा कि वो जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज है उसे डेवलप करें और एनपीसीआई को ग्लोबल मार्केट में लेकर जाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के हिसाब से इनमें से भारत के कौन से शहर को इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल मिला है
चौथी कॉन्जिक्यूटिव बार? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए इंदौर। इंदौर को 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल मिला है एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। इंदौर है वो कि जो कि है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है सूरत जो कि है गुजरात में, और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में। 2016 से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 किया जा रहा था और 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंदौर ने ये जीता है। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है ये आता है अंडर हमारा स्वच्छ भारत मिशन जो कि लॉन्च किया गया था वर्ष 2014 में। चलिए बढ़ते हैं आगे 41वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल जो कि है चैसर गांव में उसे पहली बार पलिकुत्तम अवार्ड दिया गया है शिक्षा में नवाचार के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी नागालैंड। नागालैंड के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल जो कि है चैसर गांव में उसे पलिकुत्तम अवार्ड दिया गया है फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन। चलिए बात कर लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड आती है अलॉन्ग विद द कैश प्राइज मनी। ये 3 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो जिन्हें गोल्ड अवार्ड मिलेगा यानी कि जो फर्स्ट आएंगे उन्हें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा, सिल्वर को 50,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा और ब्रॉन्ज को 25,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो पहले नंबर पर आए हैं सेंट क्रिस्टोफर स्कूल जो कि है नागालैंड में, दूसरे नंबर पर है डीएवी पब्लिक स्कूल जो कि है हरियाणा में, और तीसरा है सीएमआई क्राइस्ट स्कूल जो कि है इरिती इन केरला। इन्होंने कोविड-19 के टाइम में बहुत अच्छा इनोवेशन दिखाया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई हैम्पर नहीं की है। चलिए बढ़ते हैं आगे 42nd क्वेश्चन की तरफ। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है जो कि अनाउंस किया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है। चलिए बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया और ये इन्वॉल्व करता है कैश प्राइज ऑफ 7.5 लाख रुपीज़ और ये दिया जा रहा है सिंस द ईयर 1991-92। चलिए बढ़ते हैं आगे 43rd क्वेश्चन की तरफ। उस भारतीय मेल क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने अर्जुना अवार्ड जीता है और जो कि हाल ही में अनाउंस किया गया है बाय द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने अर्जुना अवार्ड जीता है इन द फील्ड ऑफ इंडियन क्रिकेटर मेल और फीमेल में ये अवार्ड दिया गया है दीप्ति शर्मा को जो कि है इंडियन क्रिकेटर फीमेल और ये इन्वॉल्व करता है 5 लाख ऑफ कैश प्राइज और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहती है। और हर साल ये प्राइज देती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे 44th क्वेश्चन की तरफ। उस पूर्व भारतीय टेनिस प्लेयर का नाम बताइए जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है फॉर द लाइफ टाइम कैटेगरी और जो कि अनाउंस किया गया है बाय नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी नरेश कुमार। नरेश कुमार ने जीता है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम कैटेगरी और इन्हें भी 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाएगा। ये जो भी ये अवार्ड मेनली उन लोगों को दिया जाता है जो एक्सीलेंट कोच होते हैं, तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है नरेश कुमार को फॉर टेनिस। चलिए अब हम बात करते हैं कमिटीज की। 45वां सवाल। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था, उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने रिलीज किया था नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट इन जुलाई 2019। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी जे सत्यनारायण नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसके अलावा वो UIDAI के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं।
इन्होंने जो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट रिलीज किया था जुलाई 2019 में, उसके तहत इन्होंने एक डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च करने का प्रपोजल दिया था, जिसके तहत जो पेशेंट्स है उनका डेटा है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ है और वो किन मेडिकेशंस पे हैं, ये सब डिजिटली स्टोर किया जाएगा और ये पेशेंट्स के ऊपर होगा कि वो कौन से हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर उन्हें गवर्नमेंट की कोई भी हेल्थ स्कीम का बेनिफिट चाहिए तो उन्हें अपना ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है ये लिंक करना होगा अपने आधार कार्ड के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे 46 क्वेश्चन की तरफ। कोझिकोड प्लेन क्रैश की इंक्वायरी के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने एक 5 मेंबर की इंक्वायरी पैनल का गठन किया है। इस इंक्वायरी पैनल के अध्यक्ष कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, कैप्टन एस चहार इज द हेड ऑफ द 5 मेंबर इंक्वायरी पैनल। चलिए बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोझिकोड प्लेन क्रैश हुआ था वो 7 अगस्त को हुआ था और इसमें 18 लोगों की जानें गई थी और इसके लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने यानी कि AAIB ने एक पैनल का गठन किया है जो कि एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे विद इन 5 मंथ्स AIIB को, जिससे पता चलेगा कि क्या ऐसे सर्कमस्टेंस थे जिसके कारण क्रैश हुआ। और इसके अध्यक्ष हैं कैप्टन SS चहार, जो कि पूर्व DGCA के एग्जामिनर है, DGCA डेजिग्नेटेड एग्जामिनर फॉर पायलट्स ऑफ B737NG एयरक्राफ्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे 47वें क्वेश्चन की तरफ। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन है जो कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 के अवार्डीज को डिसाइड करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, मुकुंदकम शर्मा इज द हेड ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी। ये पूर्व यानी कि रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के और ये 9 मेंबर की कमेटी है जिसमें स्पोर्ट्स से अलग अलग जाने माने लोग रहेंगे और ये लोग सब मिलकर डिसाइड करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 के अवार्डीज कौन कौन है। इसमें इंक्लूड करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलोक सिन्हा और वीरेंद्र सहवाग। चलिए बढ़ते हैं आगे MOUs और पार्टनरशिप्स की तरफ। 48वां सवाल, सेंट्रल वाटर कमीशन ने इनमें से किस कंपनी के साथ एक फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, गूगल और सेंट्रल वाटर कमीशन ने मिलकर एक फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत न्यूमरस अलर्ट्स भेजे जाएंगे उन लोगों के पास जिनके पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल हो। इसके अलावा आप कोई भी राज्य या फिर एरिया का फ्लड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर वाटर लेवल वगैरह क्या है ये सब आप वहाँ चेक कर सकते हैं सिंपली अपने स्मार्टफोन्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि AII ने हाल ही में इनमें से किस शहर के पुलिस के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत वो धन्वंतरी रथ यानी कि आयुर्वेदिक सर्विसेज पुलिस फैमिलीज के घर तक पहुंचाएंगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, दिल्ली। हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ एक पार्टनरशिप की है यानी कि एक MOU साइन किया है जिसके तहत वो जो भी रेसिडेंशियल कॉलोनीज है ऑफ पुलिस फोर्सेस उनके घर तक धन्वंतरी रथ पहुंचाएंगे यानी कि आयुर्वेदिक सर्विसेज पहुंचाएंगे इन टाइम्स ऑफ COVID-19। चलिए बढ़ते हैं आगे 50वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने इंडिया का हेल्थ केयर वीक यानी कि जो कि चल रहा था फ्रॉम 17 to 21 अगस्त 2020 लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडिया का हेल्थ केयर वीक फ्रॉम 17 अगस्त टू 21 अगस्त 2020 और ये वर्चुअली लॉन्च किया गया है और इसमें शामिल थे डॉक्टर हर्षवर्धन और इसमें इंडिया का जो हेल्थ केयर है उस पर चर्चा की गई थी और उसको कैसे चेंज किया जाए, कैसे रीडिफाइन किया जाए उस पर भी बातचीत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे 51वें क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से किस आईआईटी के साथ फ्लिपकार्ट ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो छात्रों को रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर्स प्रदान करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, आईआईटी पटना। हाल ही में फ्लिपकार्ट और आईआईटी पटना ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो जो छात्र हैं उन्हें रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रदान करेंगे, और इससे जो स्टूडेंट्स की जो अप्लाइड रिसर्च है इन फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग, इसे अप्लाई किया जाएगा ताकि उन्हें रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले। तो चलिए बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में एसबीआई बैंक इंडिया के साथ बैंक एश्योरेंस साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, भारतीय अक्सर लाइफ इंश्योरेंस ने एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन किया है 18 अगस्त को। इसके तहत एसबीआई बैंक इंडिया अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भारतीय अक्सर लाइफ इंश्योरेंस और उनके प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे 53वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च करने का निर्णय लिया है जिसके तहत वो चाइना का मुकाबला करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, जापान। हाल ही में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक ट्राइलैटरल अग्रीमेंट साइन करेंगे जिसके तहत वो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे जिसके तहत वो चाइना का मुकाबला करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने ग्लोबल सप्लाई के लिए, और इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए ये लॉन्च किया जाएगा, और इससे चाइना पे डिपेंडेंस ग्लोबल मार्केट का कम होगा और जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 54वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश के साथ हाल ही में भारत ने एक कल्चरल अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत पीपल टू पीपल टाइज को और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, इजराइल। हाल ही में भारत और इजराइल ने एक कल्चरल अग्रीमेंट साइन किया है 20 अगस्त को जिसके तहत पीपल टू पीपल टाइज को बूस्ट मिलेगा। इसके तहत ये जो दोनों देश है ये अपना कल्चर और आर्ट्स एक्सचेंज करेंगे, और इसके अलावा दोनों देशों में कई ज़्यादा सुविधा होगी ताकि लोग एक नेशन से दूसरे नेशन फ्रीली जा सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। 55वां सवाल, MS धोनी के साथ इनमें से किस इंडियन क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है 15 अगस्त 2020 को? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने इंस्टाग्राम पे 15 अगस्त 2020 को अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके करियर्स के बारे में। तो सुरेश रैना ने भारत के लिए लास्ट मैच खेला था जुलाई 2018 में, और इसके अलावा उन्होंने टोटल भारत के लिए 18 टेस्ट खेले हैं, 226 ODIs खेले हैं और 78 T20s खेले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट खेले हैं, 350 ODIs खेले हैं और 98 T20s खेले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 56वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से e-bike-go के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को e-bike-go के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। e-bike-go एक अमृतसर बेस्ड स्टार्टअप है, और इसके तहत हरभजन सिंह को 1 साल के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है एज दी ब्रांड एम्बेसडर। चलिए बढ़ते हैं आगे 57वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से फार्मूला 1 के किस रेसिंग ड्राइवर ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर ख़त्म किया था रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने, और तीसरे नंबर पर आए थे मर्सिडीज ड्राइवर वेल्टेरी बोटास, और इसके बाद उन्होंने F1 में अपनी स्टैंडिंग्स को टॉप में लेके आए हैं इस जीत के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे 58वें क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है भारत के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ओकले ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है फॉर इंडिया, और वो ऑन एंड ऑफ पिच वेयर करेंगे उनकी ग्लासेस। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है ऑर्बिचुअरीज। 59th क्वेश्चन, चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया, वो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड थे चेतन चौहान, जिनका 16 अगस्त को एट द एज ऑफ 73 निधन हो गया ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इसके अलावा वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई। बढ़ते हैं 60वें क्वेश्चन की तरफ। निशिकांत कामत का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, डायरेक्टर। जाने माने निर्देशक थे निशिकांत कामत, जिनका 50 साल की उम्र में डेथ हो गया ऑन 17 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे 61वें क्वेश्चन की तरफ। पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज, जिनका 17 अगस्त को उनके घर नई जर्सी में निधन हो गया एट द एज ऑफ 90। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, क्रिकेटर। पूर्व क्रिकेटर थे गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया एट द एज ऑफ 89 ऑन 19 अगस्त ड्यू टू हार्ट अटैक। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो 15 अगस्त को इस साल मनाया गया हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया था राजघाट को। चलिए अब बात करते हैं 16 अगस्त को। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2nd डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है। इसके अलावा 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। 1897 में ये खोज की गई थी कि मच्छर और मलेरिया में लिंक है, और इसके बाद से 20 अगस्त को 1930 से हर साल मनाया जा रहा है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। इसके अलावा 20 अगस्त को हम मनाते हैं इंडियन अक्षय ऊर्जा डे और रिन्यूएबल एनर्जी डे, जो हर साल 2004 से मनाया जा रहा है। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस साल यानी कि 2020 में 76th बर्थ एनिवर्सरी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी की। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जैब के हो, कैब के हो, या फिर पैरा 13.2 के हो। और इसके अलावा आज की क्लास का PDF का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।